नतीजा यह हुआ कि ईपीएफओ की सभी संबंधित रिट अपील्स डिसमिस कर दी गई। लेकिन साथियों, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या इस फैसले के बाद सभी प्री 1/9/2014 यानी 1 सितंबर 2014 के पेंशनर्स को हायर पेंशन मिल जाएगी? जवाब है नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, ईपीएस 95, जी हां, ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच से एक बेहद ही महत्वपूर्ण फैसला आया है। यह फैसला खासकर उन पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है जो 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हुए थे, जिन्होंने ईपीएफओ की प्रक्रिया के तहत हायर पेंशन का ऑप्शन दिया था, जिनसे अतिरिक्त कंट्रीब्यूशन लिया गया था, जिनका रिवाइज्ड पीपीओ जारी हुआ था और हायर पेंशन मिलने के बाद उसे कम या बंद कर दिया गया था। लेकिन यहां पर शुरुआत में ही एक जरूरी कॉशन, एक अलर्ट देना चाहूंगा साथियों। हाई कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हुए प्रत्येक ईपीएस 95 पेंशनर को हायर पेंशन दे दी जाए। यह फैसला पेंशनर्स की एक खास कैटेगरी और उनके मामले में मौजूद विशेष परिस्थितियों से जुड़ा हुआ। इसलिए हेडलाइन देखकर कोई उम्मीद या निष्कर्ष बनाने से पहले पूरी बात समझना जरूरी है। तो आइए समझते हैं इस कहानी को, आखिर क्या है फैसला और यह फैसला किस संदर्भ में आया है। तो कुछ कर्मचारी 1 सितंबर 2014 के पहले रिटायर हो चुके थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आरसी गुप्ता जजमेंट आया। इस फैसले के बाद ईपीएफओ ने 23 मार्च 2017 को एक सर्कुलर जारी किया और एलिजिबल रिटायर्ड एम्प्लॉइज से हायर पेंशन के लिए ज्वाइंट ऑप्शन मांगा। इस मामले से जुड़े पेंशनर्स ने ईपीएफओ के इसी सर्कुलर और निर्धारित प्रक्रिया के तहत ज्वाइंट ऑप्शन भी दिया। ईपीएफओ द्वारा निर्धारित डिफरेंशियल कंट्रीब्यूशन और संबंधित देय राशि भी जमा कराई गई। इसके बाद ईपीएफओ ने उनके क्लेम्स की जांच की, उन्हें स्वीकार किया और रिवाइज्ड पीपीओ यानी नया पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी किया। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह कि इन पेंशनर्स को हायर पेंशन का वास्तविक भुगतान भी शुरू हो गया था। इसका मतलब यह मामला केवल एप्लीकेशन जमा करने या हायर पेंशन मांगने तक सीमित नहीं था। ईपीएफओ ने ऑप्शन लिया, कंट्रीब्यूशन लिया, क्लेम की सिक्योरिटी की, एलिजिबिलिटी स्वीकार की, रिवाइज्ड पीपीओ जारी किया और हायर पेंशन का भुगतान भी किया। तो अगर आप ईपीएस 95 पेंशनर हैं और कोर्ट तथा ईपीएफओ के ऐसे फैसलों का सही, आसान और बिना भ्रम वाला मतलब नियमित रूप से जानना चाहते हैं तो अंगवानी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हायर पेंशन से जुड़ी अगली हर महत्वपूर्ण कार्रवाई हम डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप तक पहुंचाएंगे। तो अब सवाल क्या उठता है? सवाल अब यह उठता है कि जब हायर पेंशन स्वीकृत होकर मिलनी भी शुरू हो गई थी तो मामला हाईकोर्ट क्यों पहुंचा? है ना ये सवाल कि जब यह मिलना स्वीकृत हो गया था फिर यह हाईकोर्ट क्यों पहुंच गया मामला? बाद में हायर पेंशन को वापस लेने या कम करने की कार्रवाई क्यों हुई? पेंशनर्स ने इसे अदालत में चुनौती दी। सिंगल जज के सामने पेंशनर्स को राहत मिली। इसके बाद ईपीपीएफओ की ओर से मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के सामने गया। यहां ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले पावर ग्रिड रिटायर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन केस का सहारा लिया और यही वो हिस्सा है जहां सामान्य पेंशनर्स के लिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। जी हां, पावर ग्रिड केस में उन रिटायरीज की स्थिति पर विचार हुआ था जो 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हो चुके थे
और जिन्होंने रिटायरमेंट से पहले प्री अमेंडमेंट पेंशन स्कीम के तहत जरूरी ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया था। लेकिन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने के सामने आए पेंशनर्स की फैक्चुअल पोजीशन अलग थी। यहां ईपीएफओ ने आरसी गुप्ता जजमेंट के बाद खुद सर्कुलर जारी किया था। जी हां, यहां ईपीएफओ ने आरसी गुप्ता जजमेंट के बाद खुद सर्कुलर जारी किया था। पेंशनर से ऑप्शन लिया गया था, उनसे डिफरेंशियल कंट्रीब्यूशन लिया गया था, क्लेम्स की जांच की गई थी, रिवाइज्ड पीपीओ यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी किया गया था और हायर पेंशन का वास्तविक भुगतान भी किया गया था। तो डिवीजन बेंच ने पावर ग्रिड जजमेंट को गलत या अप्रासंगिक नहीं बताया है। कोर्ट ने यह कहा कि इस मामले की फैक्चुअल पोजीशन अलग थी। तो बहुत आसान भाषा में अगर इसको हम समझें तो जिस पेंशनर का ऑप्शन कभी स्वीकार ही नहीं हुआ और जिस पेंशनर का ऑप्शन स्वीकार करके रिवाइज्ड पीपीओ जारी करके हायर पेंशन का भुगतान भी शुरू कर दिया गया, इन दोनों सिचुएशंस को एक समान नहीं माना जा सकता। और यही इस पूरे जजमेंट का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। कोर्ट के सामने असली सवाल यह नहीं था कि रिटायरमेंट के कई साल बाद किसी पेंशनर को पहली बार हायर पेंशन का नया ऑप्शन दिया जाए। सवाल यह था कि जब ईपीएफओ ने स्वयं पेंशनर्स से ऑप्शन मांगा, उनका ऑप्शन स्वीकार किया, यानी जब पेंशनर्स ने ऑप्शन दिया तो उनका ऑप्शन स्वीकार किया, आपने कंट्रीब्यूशन ले लिया, क्लेम की जांच करके रिवाइज्ड पीपीओ जारी किया और हायर पेंशन का भुगतान शुरू किया, तो क्या बाद में उसी बेनिफिट को पावर ग्रिड जजमेंट का सहारा लेकर वापस लिया जा सकता है? यह सवाल था यहां पर। तो डिवीजन बेंच ने माना कि इस मामले का यह स्पेसिफिक फैक्चुअल क्वेश्चन पावर ग्रिड केस वाली परिस्थिति से अलग था। इसलिए पावर ग्रिड जजमेंट के आधार पर इन पेंशनर्स के पक्ष में दिए गए सिंगल जज के ऑर्डर को पलटने का आधार कोर्ट को नहीं मिला। और आखिर में कोर्ट डिवीजन बेंच ने फैसला देते हुए कहा कि ईपीएफओ की रिट अपील्स में मेरिट नहीं है, सिंगल जज के ऑर्डर में हस्तक्षेप करने की जरूरत भी नहीं है। नतीजा यह हुआ कि ईपीएफओ की सभी संबंधित रिट अपील्स डिसमिस कर दी गई। लेकिन साथियों, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या इस फैसले के बाद सभी प्री 1/9/2014 यानी 1 सितंबर 2014 के पेंशनर्स को हायर पेंशन मिल जाएगी? जवाब है नहीं। इस जजमेंट का ऐसा सार्वभौमिक अर्थ निकालना गलत होगा। अगर कोई यह कहता है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है और अब 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हुए सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को हायर पेंशन मिलेगी, तो यह इस जजमेंट की सही और पूरी व्याख्या नहीं होगी। इस मामले में पेंशनर्स के पक्ष में एक पूरी फैक्चुअल चेन मौजूद थी। ईपीएफओ का 23 मार्च 2017 का सर्कुलर, उस सर्कुलर के तहत ज्वाइंट ऑप्शन, डिफरेंशियल कंट्रीब्यूशन, ईपीएफओ की स्क्रूटनी, उसके बाद क्लेम का एक्सेप्टेंस, फिर रिवाइज्ड पीपीओ और हायर पेंशन का वास्तविक भुगतान। तो साथियों, ईपीएस 95 और हायर पेंशन से जुड़े कोर्ट ऑर्डर्स में अक्सर हेडलाइन तो सभी तक पहुंच जाती हैं, लेकिन जजमेंट की कंडीशंस पीछे छूट जाती हैं। तो अंगवानी की कोशिश ऐसे में यही रहती है कि आपको गलत उम्मीद भी ना दी जाए और आपके अधिकार से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आपके संज्ञान में भी आ जाए और छूटे भी नहीं। तो ऐसी इंडिपेंडेंट और डॉक्यूमेंट बेस्ड जर्नलिज्म को जारी रखने के लिए आप अंगवानी की 500 रुपए की वार्षिक मेंबरशिप लेकर हमारा साथ दे सकते हैं।
यह दिन के 1.5 रुपए से भी कम है, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनर्स की स्वतंत्र आवाज को मजबूत करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। अब आपको अपने मामले में क्या देखना चाहिए? अब तो हमने पूरा बता दिया, तो अब इस फैसले के बाद आपका जो भी मामला उसमें आपको क्या देखना चाहिए? तो पहला चीज जो आपको देखना चाहिए, क्या आप 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हुए थे? दूसरी चीज, क्या आपने आरसी गुप्ता जजमेंट के बाद ईपीएफओ की निर्धारित प्रक्रिया के तहत हायर पेंशन का ज्वाइंट ऑप्शन दिया था? तीसरी चीज, क्या ईपीएफओ ने आपसे डिफरेंशियल कंट्रीब्यूशन या संबंधित देय राशि जमा कराई थी? चौथी चीज, क्या आपका क्लेम जांच के बाद स्वीकार किया गया था? और पांचवी चीज, क्या आपके नाम रिवाइज्ड पीपीओ जारी हुआ था? और छठा, क्या हायर पेंशन मिलने के बाद उसे कम या बंद कर दिया गया? तो अगर इन सवालों का जवाब हां है, तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का यह जजमेंट आपके मामले के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बेनिफिट अपने आप मिल जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट्स, पीपीओ, कंट्रीब्यूशन रिकॉर्ड और ईपीएफओ की कार्रवाई को देखकर ही यह तय हो सकता है कि आपकी फैक्चुअल पोजीशन इस मामले वाले पेंशनर से कितनी मिलती है। तो अगर आपने ऑप्शन ही नहीं दिया था, आपका क्लेम कभी स्वीकार ही नहीं हुआ था, या रिवाइज्ड पीपीओ जारी नहीं हुआ था, तो आपको इस जजमेंट वाले पेंशनर से अलग रखा जा सकता है। और यही अंतर इस पूरे खबर में सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। तो अब आप कमेंट में बताइए, क्या आप प्री 1 सितंबर 2014 के ईपीएस 95 पेंशनर हैं? क्या आपने हायर पेंशन का ऑप्शन दिया था? क्या ईपीएफओ ने रिवाइज्ड पीपीओ जारी किया था आपके केस में? और क्या हायर पेंशन मिलने के बाद आपकी पेंशन कम या बंद कर दी गई? तो आपके जवाबों के आधार पर अंगवानी अगली रिपोर्ट में बताएगा कि अफेक्टेड पेंशनर्स को अपने पीपीओ ऑप्शन और कंट्रीब्यूशन से जुड़े कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी से सुरक्षित अपने पास रख लेना चाहिए। तो इसका आप कमेंट में जवाब दीजिए, जो सवाल हमने पूछा। अगर आप सवाल नहीं सुन पाए तो उसको थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लीजिए, तो आप फिर से सवाल, ये यूट्यूब में फायदा है कि आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आप फिर से उसको सुन सकते हैं, जितनी मर्जी आप सुन सकते हैं। तो आप ये सुन लें और इसका कमेंट में जवाब दें। फिर उसके हिसाब से अगर आप कहीं पर इस मामले में फंस रहे होंगे तो उस पर आपको जो है कोशिश की जाएगी कि आपको समाधान बताया जाए। लेकिन साथियों, इसके लिए आप हमारी भी मदद करें, 500 रुपए की वार्षिक मेंबरशिप लेकर अंगवानी की मदद करें। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, इसी मसले पर एक दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।